Hi everyone, today we are here with Kamal Shukla, who's a journalist in Chhattisgarh's Bastar district. He has been working as a journalist for past 28 years, of which he has spent 25 years in Bastar itself. कमल जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ के अंदर और खास करके बस्तर के अंदर एक जर्नलिस्ट होने का क्या मतलब होता है, किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह की परेशानियां हैं वहाँ पे। सीधा सीधा अगर आप ईमानदारी से जर्नलिस्ट होना चाहते हैं तो आपके पास केवल दो ऑप्शन है वहाँ। या तो आपको मौत को चुनना पड़ेगा या आपको जेल जाना पड़ेगा। इस तरह की स्थिति अभी पिछले 2-3 वर्षों में बन गई है। एक ही रिपोर्ट में एक तरफ जो माओवादी हमको पुलिस का मुखबिर या पुलिस का साथी या उनके कथित जनयुद्ध का दुश्मन करार देते हैं, तो दूसरी तरफ सरकार जो है हमको माओवादियों का साथी बता के प्रचारित करती है और जन सुरक्षा अधिनियम लगा के जेल भेज दे रही है। तो इस तरह के खतरे से हम लोग जूझ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति हमेशा से छत्तीसगढ़ के अंदर थी या फिर हाल फिलहाल के समय में ही ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं? हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा बना हुआ है, मगर इसकी परिस्थितियां जो है पिछले 10-12 वर्षों से लगातार तैयार होती रही है। इसके पहले अभी जो वहाँ मौजूदा जो सरकार है, जिस पार्टी से हैं उसी पार्टी की सरकार 2003 में से है लगातार। और ये लोग 2003 के पहले मैं देखते आ रहा हूँ कि माओवाद का जो स्थिति था उसमें अब 100 गुना से भी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गया है। माओवाद भी बढ़ा है। माओवाद से निपटने के नाम पे पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की संख्या भी बढ़ा है, पुलिस थानों की संख्या बढ़ा है। प्रति व्यक्ति के ऊपर के पुलिस जवान का जो आंकड़ा देखें तो उसमें 10-12 सालों के अंदर में एक बहुत बड़ा अंतर आ गया है। ज़्यादा से पूरा बस्तर जो है पुलिस छावनी जैसा दिख रहा है। और इस बीच में सरकार की नीतियाँ ऐसी रही है, 16 जुड़ूम, तो तरह तरह के लोग जो है ऐसे संगठन तैयार करते रहे जो ज़्यादातर वहाँ के शोषक तबकों से जुड़ा हुआ है, जो कारपोरेट घरानों को सहयोग करने वाले लोग हैं, उनको जोड़ के उन्होंने जो सरकार ने नीति अपनाई उसका पूरा फायदा माओवादियों को मिला। इन्होंने सड़क के मार्ग से जो आंदोलन करने वाली जो ताकतें थी, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने वाले जो संगठन थे, कम्युनिस्ट पार्टियां, बहुत सारे जन संगठन, इन सब को इन 10 सालों के भीतर में खात्मा किया। इसका पूरा फायदा माओवादियों को मिला। दूसरी तरफ सरकार अब जो है वहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है पिछले 2 वर्षों से कि कारपोरेट घरानों को स्थापित करने के लिए बिल्कुल तय कर चुकी है। और इस जो कुछ इन्होंने तय किया है उसी को लागू करने के लिए ये लोग जो है नहीं चाहते कि आदिवासियों के गांव ये लोग जो खाली करा रहे हैं, आदिवासियों के साथ महिलाओं के साथ बलात्कार जवानों के माध्यम से जो हो रहा है, इस तरह की कहानी बाहर ना आए। तो इसके लिए इन्होंने पत्रकारों के ऊपर दमन करना, पत्रकारों को डराना, पत्रकारों को धमकाना, प्रलोभन देना जैसे काम शुरू किया। 2-3 चीजें निकल के आती हैं कमल जी। एक तो आप बता रहे थे कि एक ही रिपोर्ट को नक्सलवादी कहते हैं कि ये सरकार का मुखबिर है, पुलिस का मुखबिर है और आप लोगों के ऊपर हमला होता है, और उसी रिपोर्ट को लेके पुलिस आप पे एक्शन लेती है। तो ऐसा कोई रिपोर्ट आपके जहन में हो जिसमें इस तरह की कोई घटना हुई हो? इस पूरे प्रकरण में जो बड़े बड़े लकड़ी की तस्करी हो रही है, मायने की तस्करी हो रही है, सारे मामलों में माओवादी भी कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व हैं। उनके लिए भी इसी भ्रष्टाचार के रास्ते से बारूद और हथियार ये सब आ रहे हैं। मूवमेंट उसी से। तो भ्रष्टाचार को लेकर जब पत्रकार वहाँ पे रिपोर्टिंग करते हैं, जब कोई खोज करते हैं, तो उसमें दोनों तरफ से खतरा बना रहता है। हमारे साई रेड्डी करके जो पत्रकार साथी थे बीजापुर में, उनको नक्सलवादियों ने मार डाला। तो हम लोगों का आकलन, वहाँ के बस्तर के पत्रकार साथियों का आकलन नहीं है कि वो भ्रष्टाचार को लेकर रिपोर्टिंग वहाँ कर रहे थे। जनता के हित में रिपोर्टिंग तो कर ही रहे थे, जिसको लेकर सरकार ने पहले उसके ऊपर जन सुरक्षा अधिनियम लगा के उसको 2 साल जेल में रखा। जेल से जब बाहर आए वो, तो उसके बाद जब उन्होंने इसी नक्सल उन्मूलन के आड़ में जो बहुत सारे सरकारी एजेंसियों द्वारा जो भ्रष्टाचार चल रहा है, सड़क कागज में बन रहे हैं, डैम कागज में बन रहे हैं, इन सब की कहानियाँ उठाना जब शुरू किया तो माओवादियों ने उसको मार डाला। दूसरी चीज़ आप अभी बता रहे थे कि दबाने की कोशिश करना, प्रलोभन देना, तो ये प्रलोभन का मामला बहुत सुनने में आया है कि छत्तीसगढ़ के अंदर पत्रकार, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनके पास सरकारी टेंडर हैं या वो सरकार के अलग अलग तरह के टेंडर पे काम कर रहे हैं और पैसा मिल रहा है। तो ये किस तरह का कल्चर डेवलप हुआ और कब से डेवलप हुआ है? ये भी पिछले 10-12 वर्षों के दौरान, और विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य जब अलग से अस्तित्व में आया तभी से देखने में आ रहा है कि अलग अस्तित्व में आया। बाद में बस्तर
जो एक बड़ा जिला था उसको बांट के 7 जिलों में बांटा गया। 7 जिलों में जो प्रशासनिक अधिकारी आए और जिलों के नाम से अलग अलग जो फंड आए, ये सारे फंड में उन्होंने पत्रकारों को इन्वॉल्व करना शुरू किया। और विशेषकर पुलिस के अधिकारियों को वहाँ इतना अधिकार दे दिया गया है, कागजों में नहीं है मगर उनके पास इतने अधिकार हैं कि सारे विभागों के ठेके, सप्लाई, ये सब जो है वहाँ जो आईजी, अभी बस्तर आईजी कल्लूरी हैं, वो तय कर रहे हैं। तो ये उन पत्रकारों को जो उनकी बात मानने लगे हैं, जो उनसे डर गए हैं या जो उनके साथ चलना चाहते हैं, जो बस्तर के आदिवासियों से कोई मतलब नहीं रखना चाहते, जो रिपोर्टिंग से कोई मतलब नहीं रखना चाहते, पत्रकारिता से मतलब नहीं रखना चाहते, उनको ये अलग अलग विभागों से सप्लाई, ठेके, करोड़ों करोड़ के विज्ञापन भी बांटे जा रहे हैं। कई मंचों में आप कई बार खबर देखेंगे बस्तर में कि आईजी कल्लूरी या वहाँ के कोई पुलिस अधिकारी मंच में 10-10 हज़ार के लिफाफे बांटते हैं लोगों को, पत्रकारों को। तो ये फंड कहाँ से आ रहा है? ये सब बड़ा संदिग्ध आचरण को दर्शा रहा है इस सरकार के। तो ये नाम बहुत बार आता है, आईजी कल्लूरी का लगातार नाम आता रहता है, कभी पत्रकारों के संदर्भ में, कभी एक्टिविस्ट के संदर्भ में, तो कभी नक्सलाइट्स के रेफरेंस में। तो क्या कल्लूरी लगातार अच्छा काम कर रहे हैं, इस वजह से उनके ऊपर अटैक है, या फिर बाय नेचर वो पूरे एक स्ट्रक्चर को चला रहे हैं जो एक्सप्लॉयटेशन या जिसको कहते हैं कि सिविल लिबर्टीज को कर्व करने की कोशिश हो रही है? बस्तर से बाहर भी जब रहे हैं वो, तो उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगते रहे हैं। कई मामले हाई कोर्ट तक उनके खिलाफ लगे हैं। हाई कोर्ट में अभी भी एक रिट याचिका उनके खिलाफ लंबित पड़ा हुआ है। उन्होंने अंबिकापुर में भी जो है उनके ऊपर आरोप था कि कई निर्दोष लोगों को उन्होंने फर्जी मुठभेड़ में मार डाला, या कुछ ऐसे नक्सलियों को जो मारने का दावा कर रहे हैं वो आज भी जिंदा हैं और दिल्ली या और कुछ दूसरे महानगरों में रह रहे हैं। तो इस तरह के आरोप उनके ऊपर लगते रहे हैं। बलात्कार के भी आरोप लगे हैं उनके ऊपर संगीन। बस्तर में भी यही वो व्यक्ति हैं, यही वो अधिकारी हैं। जब बस्तर में ये सीनियर एसपी के रूप में जब पहली बार पदस्थ थे, तो उसी समय सल्लू अर्जुन जैसा मूवमेंट चला जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अवैधानिक करार दिया। और इनके ऊपर सल्लू अर्जुन के समय सैकड़ों गांव जलवाने का, हजारों लाखों आदिवासियों को जो है विस्थापन के लिए मजबूर करने का सारा आरोप है। तो उनका काम पहले से ही विवादास्पद रहे हैं। और अभी भी जब वो दूसरी बार जब आईजी बनकर आए हैं बस्तर में, तो आते साथ उन्होंने पहले ही महीने बस्तर के उन सारे पत्रकारों को, बस्तर में काम करने वाले समाजसेवी संगठनों के प्रमुख लोगों को अपने कार्यालय में अलग अलग दिन बुला के उनको धमकाने का धमकाया। जब उस समय उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वो यहाँ पे कारपोरेट घरानों के लिए आए हैं। उन्होंने मुझको भी बुलाया था और मुझे साफ साफ कहा था कि मैं अगले 3 साल के लिए हूँ और मुझे यहाँ का रमन सिंह यहाँ का मुख्यमंत्री भी नहीं हटा सकता। मैं यहाँ पे राव घाट का प्रोजेक्ट लागू करवाने आया हूँ। मैं यहाँ पे बैलाडीला का जो बंद पड़ा संयंत्र है उसको चालू करवाने आया हूँ। मैं टाटा के लिए आया हूँ, मेरे को इस सार का पाइपलाइन का पूरा काम देखना है। ये सारी बातें उन्होंने मुझसे की थी। तो ये तो साफ साफ लग रहा है कि वो उनका एजेंडा क्या है और छत्तीसगढ़ सरकार किस एजेंडे के तहत वहाँ भेजी है, तो उसी एजेंडे के तहत वो काम कर रहे हैं। एक बात उन्होंने कही थी जब बीबीसी पत्रकार पे एक तरह से प्रेशर बनाने का पूरा मामला सामने आया था जी, तो उस वक्त एक बात उन्होंने कही थी कि वी डोंट नीड आउटसाइड ऑफ फॉरेन मीडिया, वी हैव नेशनलिस्ट लोकल मीडिया। तो ये बाइनरीज कैसे क्रिएट हुई है वहाँ पे कि एक नेशनलिस्ट मीडिया है, जिनको नेशनलिस्ट मीडिया बोल रहे हैं वे वो लोग हैं बस्तर के जो वहाँ सरकारी ठेके, सप्लाई के बड़े बड़े सप्लायर, ये लोग बस केवल मीडिया का एक नकाब ओढ़ लिए हैं। इन सारे लोगों के साथ वो हेलीकॉप्टर में साथ में उनको लेकर घुमाते रहते हैं। ये उनकी बनी बनाई जो विज्ञप्तियाँ हैं जिसको वे पूरे देश को, पूरे विश्व को बताना चाह रहे हैं कि नक्सल उन्मूलन में वो इतना बड़ा कामयाबी कर रहे हैं, जबकि टोटल फर्जी है, वो केवल कागजी है इनका बनाया हुआ। तो ये सारे लोग हैं। क्या चीज़ें हैं जो लगता है कि सरकार को वहाँ पे करना चाहिए? क्योंकि एक चीज़ है कि अब बस्तर में दंतेवाड़ा के इलाके में बहुत चौड़ी सड़कें बन रही हैं, अच्छी सड़कें बन रही हैं, तो इसको आप लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं, सरकार के खिलाफ लगातार रिपोर्टिंग होती रहती है। तो आपके अनुसार क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए? फिर अगर नेगेटिव रिपोर्टिंग है कि ये नहीं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? जहाँ अच्छी सड़कें बन रही है अच्छी बात है, बने। सड़क का विरोध तो नहीं करेंगे हम लोग, और सड़क का तो हम लोग भी कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, पत्रकार भी लिख रहे हैं उसके बारे में। ये काम और बरसों पहले होना चाहिए था, हम तो ये कह रहे हैं। वहाँ के लोग भी मांग करने आ रहे हैं। यहाँ प्रचारित किया जा रहा है दिल्ली में कि माओवादी सड़क का विरोध कर रहे हैं, मगर गांव के लोग तो मांगने आ रहे हैं, उनके ऊपर लाठी बरसा रहे हैं वहाँ। तो
और बहुत सारे काम ऐसे हैं कि इस युद्ध के बीच में भी किया जा सकता है, मगर सरकार उसमें ध्यान देती नहीं है। वो केवल कारपोरेट घरानों को के लिए ज़मीन खाली कराने। क्या काम अगर आप बता सकते क्या काम कर सकती है सरकार, किस तरह के काम कर सकती है? जैसे नक्सलियों को अगर चौड़े रोड से विरोध है जी, तो आप चौड़े रोड वहीं बना रहे हो जहाँ पे आपको माइनिंग निकालना है, मगर बाकी गांव के रोडों से आपको कोई मतलब नहीं है। वो अंग्रेजों के समय से 50 साल 100 साल पहले जो बने हुए आज भी उसमें दोबारा मरम्मत का काम नहीं हुआ। उस मरम्मत के काम के लिए नक्सली कभी विरोध नहीं कर रहे हैं, छोटी सड़कों के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं। आप छोटी सड़क का काम डेवलप कर सकते हैं। 50-50 गाँव के बीच एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, तो स्वास्थ्य केंद्र आप डेवलप कर सकते हैं, जिसके लिए नक्सली कभी विरोध नहीं कर रहे हैं। हेल्थ सेंटर को लेके बड़े कस्बे इलाके में अस्पताल इन्होंने खोल भी दिए हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो वहाँ डॉक्टर नहीं है। अभी 250 से ज़्यादा स्कूल वहाँ बंद किए गए हैं। स्कूल बंद करने के बजाय और स्कूल खोलने की जरूरत थी। जो नागरिक अधिकार के लायक उनके पास जो होने चाहिए वो सब आपने दिया नहीं, तो कैसे बोलेंगे आपके वो आपके नागरिक? जर्नलिस्ट प्रभात सिंह का जो मामला था व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसे थोड़ा समझाएंगे क्या एग्जैक्टली हुआ था उसमें? ये पूरी कहानी प्रभात सिंह के साथ 29 अप्रैल से शुरू हुई थी, पिछले साल 2015 में, जब इसने एक मोदी नाम में एक फर्जी मुठभेड़ हुआ था उसका रिपोर्टिंग किया। पत्रिका का वो ब्यूरो चीफ है वहाँ। तो इस रिपोर्टिंग के बाद जो पत्रकार वार्ता था उसमें कल्लूरी से इन्होंने जब दोबारा और सवाल किया उसी मुद्दे को लेके, तो कल्लूरी ने सारे पत्रकारों के सामने उस दिन धमकी दे दिया था कि तुम्हारी सारी कुंडली मेरे पास है और तुमको मैं देख लूँगा, कि तुम या तो बाकी पत्रकार जैसे पत्रकारिता कर रहे हो वैसी करो, नहीं तो तुमको भुगतना पड़ेगा। और उसके बाद सारे मामले उसके खिलाफ 4-5 मामले बनाए गए हैं, जो सारे मामले उसके बाद तय किए गए हैं। व्हाट्सएप वाला जो मामला है वो सोशल मीडिया में अभी आपने सुना होगा, सामाजिक एकता मंच, महिला एकता मंच, नक्सल पीड़ित संघ, ऐसे बहुत सारे संघ पुलिस ने छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देश पे बना के रखे हुए हैं। तो ये सारे इनके लोगों ने जो है सोशल मीडिया में पत्रकारों को धमकी देने के लिए अलग अलग ग्रुप बनाया हुआ है, और इसमें ज़बरदस्ती ऐसे पत्रकारों को जो वहाँ पे सरकार के नीतियों का पर्दाफाश कर रहे हैं या आदिवासी जनता के पक्ष में लिख रहे हैं, पुलिस के अत्याचारों की कहानी सामने ला रहे हैं, उनको ये जोड़ के उसमें जो है उनको धमकी देते रहते हैं। तो प्रभात सिंह के साथ भी ऐसा ही मामला था। ये पत्रकार सुरक्षा कानून के आंदोलन को लेकर उसको धमकियाँ मिल रही थी। तो प्रभात सिंह ने वहाँ पे बस यही लिखा है कि पत्रकार सुरक्षा कानून से उन लोगों को मतलब नहीं है जिनको पत्रकारिता करना नहीं है या जिनको निरपेक्ष पत्रकारिता करना नहीं है, और जो कल्लूरी के गोद में बैठे हुए हैं। तो गोद शब्द का उच्चारण जो है बस उसमें जो है जो गूगल इंडिक के तहत जो होना चाहिए, तो उसमें जो आया है उसको लेके ही बस उसके ऊपर मामले दर्ज करा दिए गए इन सामाजिक एकता मंच के लोगों के माध्यम से। इससे एक और बड़ा सवाल आता है कि ऑर्गेनाइजेशनल बैकिंग कैसी है? आप बता रहे हैं कि प्रभात सिंह पत्रिका के साथ काम कर रहे थे, एंड आई वाज रीडिंग समवेयर दैट बिफोर ही वाज अरेस्टेड 3 दिन पहले उनको नौकरी से निकाल दिया गया था, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया था। ईटीवी ज्वाइन किया था उन्होंने, 2 माह पहले ही ईटीवी ज्वाइन किया था, और 3 दिन पहले ही उसको ये सामाजिक एकता मंच के लोगों ने ईटीवी से शिकायत किया था। और हमें पता चला है, इसके हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, कि बस्तर के कुछ पुलिस अधिकारियों ने भी ईटीवी से बात किया था। तो उसके बाद प्रभात सिंह को निकाला गया और उसके तुरंत बाद कार्रवाई की गई। और ऐसे इसके पहले भी जितने मामले हुए हैं, चाहे सोमारू नाग की बात करिए, चाहे संतोष यादव की बात करिए, इसमें इनके संस्थानों ने इनकार कर दिया कि हमारे साथ काम किया है या काम करते थे। जी, मैं खुद भी पत्रिका में रहा हूँ, और पत्रिका में रहते हुए मेरे ऊपर जो है उस समय के तत्कालीन वन मंत्री विक्रम उसेंडी के खिलाफ पत्रिका ने ही मेरे को सब्जेक्ट दिया था वन कटाई का मामला को लेके काम करने के लिए। उसमें लंबे समय तक मैं काम किया, कई रिपोर्टिंग आया। उसके बाद उसी मामले में जब मेरे ऊपर हमला हुआ, विक्रम उसेंडी के गुंडों ने जब मेरे हमला किया, मेरे कार्यालय में मेरे लैपटॉप तोड़ डाले गए, मेरे सिर में टाँके लगे, 7 दिन तक हॉस्पिटल में रहा, तो पत्रिका ने साफ इनकार कर दिया कि ये हमारे प्रतिनिधि है। तो इस तरह का वहाँ हो रहा है। आप पिछले 28 साल से काम कर रहे हैं बस छत्तीसगढ़ के अंदर पत्रकार के तौर पे, बस्तर में 25 सालों से, और अटैक्स भी लगातार होते रहे हैं। तो क्या चीज़ है वो? व्हाट इज़ इट, व्हाट किक इज़ इट, और व्हाट इज़ द सेटिस्फैक्शन दैट यू गेट फ्रॉम जर्नलिज्म कि लगातार ये जर्नी साल दर साल आगे बढ़ती जा रही है? मेरे खुद के अनुभव के बारे में बोले, मैं तो वहाँ बस्तर में एक दैनिक अखबार के ब्यूरो चीफ के रूप में एक साल के लिए गया हुआ था। उसके बाद वहाँ की जो स्थिति देखी मैंने, उस समय पत्रकारिता मेरा कोई आज से 25-30 साल पहले की बात है, कोई प्रमुख उद्देश्य भी नहीं हुआ करता था।
मगर वहाँ के लोगों की स्थिति मैंने जब देखी और वहाँ के लोगों को ज़रूरत देखा कि इनके बारे में पूरे देश को, पूरे विश्व को बताने के लिए मेरे को रहना चाहिए, ऐसा लगा। उसके बाद मैं भी वहाँ स्थायी रूप से रह गया वहाँ की बात करने के लिए। किस तरह के अलग चिट्ठियाँ या फीडबैक या रीडर्स रिस्पॉन्स क्या रहता है, क्योंकि लोकल रिपोर्टिंग है तो फीडबैक भी बहुत जल्दी मिल जाता होगा आप लोगों को। छत्तीसगढ़ में आज जो है ये जान के बड़ा अच्छा लगता है कि जब सरगुजा से, रायगढ़ के किसी कोने के गांव से, दूर दराज के आदिवासी गांव से, ग्रामीण जो है, जब मुझे फ़ोन करके, मुझे मेल करके अपनी समस्या बताते हैं, जो उस क्षेत्र के पत्रकारों पे भरोसा ना करके मेरे ऊपर आज भरोसा करने लगे हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है। एक इंटरेस्टिंग बात इसमें होती है, कई बार हम लोग भी रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जिसको करने के दौरान बहुत मज़ा आता है और आप खुद भी अपना 100% डालना चाहते हैं उसके अंदर, और फिर जब उसका इम्पैक्ट होता है तो एक अलग तरह की खुशी होती है। तो उस तरह की कोई रिपोर्ट आपके जहन में हो, आपको ध्यान हो? कि पानी को लेके वहाँ बस्तर में बहुत बड़ी समस्या है, कहीं फ्लोराइड ज़्यादा है तो कहीं आयरन ज़्यादा है और लोग तरह तरह की बीमारियों में ग्रस्त हैं। तो इसको लेके मैंने एक बड़ा अभियान चलाया था, पूरा साल भर तक लगातार लिखा। तो वहाँ की सरकार ने एक बड़ा पॉजिटिव काम किया कि उसको लेके उन्होंने अभी मोबाइल चलित जल परीक्षण इस तरह के काम शुरू किए हैं और जगह जगह जो है फिल्टर लगाने शुरू किए हैं। कई बार ऐसा वाक़या तो आया होगा जब पुलिस ने आपकी मदद की हो? अभी हाल ही में ऐसा वाक़या हुआ, जो अभी 17 मार्च को मैं एमनेस्टी वालों के साथ ही, संतोष और सुमारू उस समय प्रभात की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। 17 मार्च को एमनेस्टी के साथ जो है मैं संतोष सुमारू के मामले में जांच के लिए गए थे हम लोग। तो जब वापस लौट रहे थे वहाँ से, तो पुलिस के ही एक बड़े अधिकारी हैं जो मेरे प्रति सहानुभूति रखते हैं या मुझे सही समझते होंगे, उन्होंने मुझे सचेत किया कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो सकता है तो मैं इनके गाड़ी में वापस ना जाऊं। और उनके सचेत करने के कारण इन एमनेस्टी वालों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। उन्होंने मेरे को लेकर पूछताछ किया जगदलपुर में, सामाजिक एकता मंच के लोगों ने। पता चला कि उस दिन मुझे नंगा करके शहर में घुमाए जाने की तैयारी थी। ये जो प्रशासन ने जो बनाया हुआ है सामाजिक एकता मंच, उसी के तहत, तो उस अधिकारी की मदद से ही मैं बच पाया। सामाजिक एकता मंच जैसे संगठनों से क्या समस्या बढ़ी है पत्रकारों की वहाँ पे? निश्चित रूप से सामाजिक एकता मंच का गठन ही इसीलिए किया गया है कि जो पत्रकार इनके मिशन 2016 जैसे योजना, सलवा जून जैसे योजना, ये नक्सल उन्मूलन के तमाम योजनाओं के खिलाफ जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं या जो सच बाहर ला रहे हैं, उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए सामाजिक एकता मंच और इस तरह के सारे संगठनों को खड़ा किया गया है। पुलिस जो है सीधे वो काम नहीं कर सकती है, सीधे हमको लाके थाने में नहीं बिठा सकती है। इंटरनेशनल मीडिया या नेशनल मीडिया दिल्ली में जो पत्रिकाएं हैं या जर्नलिस्ट हैं, वो जब छत्तीसगढ़ जाते हैं या बस्तर जाते हैं तो आपके ही जैसे रिपोर्टर्स पे डिपेंड करते हैं जी। ये वो एक्सपीरियंस कैसा होता है जहाँ पे आप दूसरे जर्नलिस्ट को हेल्प कर रहे होते हैं? मुझे तो ऐसे मुद्दे में नेशनल मीडिया के लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनके साथ काम करने में, उनको रास्ता बताने में, उनको साथ देने में, उनको स्टोरी आइडिया के लिए मदद करने में बहुत अच्छा लगता है। मेरी सोच इसमें यही है कि वो मुद्दा पूरा देश भर के सामने पहुँचता है और जिन लोगों की बातें मैं अपने छोटे मन में करते रहा हूँ, किसी बड़े मन से उठ रहा है। इसमें एक जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार होता होगा जो नेशनल या इंटरनेशनल मीडिया से जो जर्नलिस्ट आ रहे हैं उनको आप स्टोरी आइडियाज़ देते होंगे या स्पेशल एक्सक्लूसिव पेग्स देते होंगे जो बाहर जाके बहुत बड़ी खबर बन जाती है जी। तो कभी टीस नहीं होती है कि आप वो खबर कर सकते थे, वो अब किसी और ने किया, वो उसके नाम पे छप रही है? जबकि ऐसा टीस नहीं होता है, मुझे अच्छा ही लगता है इसमें कि वो खबर उठा। उन लोगों को नेशनल मीडिया में उठने के बाद सरकार जागती है, सचेत होती है और बहुत सारे कई बार हम लोगों ने देखा कि कुछ फिर रिएक्शन भी होता है सरकार का, कुछ पक्ष में पॉजिटिव होता है, तो ये अच्छा लगता है। कई लोगों ने मेरे द्वारा दिए गए स्टोरी आइडिया में और मेरे कई बार मेरा पूरा समाचार रहता है तो उसमें कई नेशनल मीडिया के साथियों को कई बार बड़े पुरस्कार भी मिले। जी। छत्तीसगढ़ और खास करके जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहाँ पे पत्रकार, बहुत सारे पत्रकार फ्रीलांस जर्नलिज्म कर रहे हैं, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं
और अपने अपने छोटे छोटे अखबार निकालते हैं, वीकलीज निकालते हैं, तो इसके लिए पैसा कहाँ से आता है और ये किस पब्लिक को कैटर करता है? क्या ये नक्सलियों को कैटर करता है? क्या नक्सल प्रभावित इलाकों को के लिए लिखा जा रहा है, छापा जा रहा है? देखिए, जो मिशन के लिए जो पत्रकारिता कर रहे हैं या कोई अखबार निकल रहा है, छोटे लघु अखबार जो हैं, तो उनके पास तो काफ़ी दिक्कतें हैं पैसे की। मगर बहुत सारे लोग जो है केवल पैसे के लिए पत्रकारिता जो कर रहे हैं, उनको भी सरकार जो है सरकारी विज्ञापन और तरह तरह का फंड, जैसे आपका वीकली है, मगर मेरे जैसा व्यक्ति जो अखबार निकाल रहा है, क्या कॉस्ट आती है आपकी आपको वीकली छापने में? 2000 प्रति अपन निकालते हैं, इशू निकालते हैं। उसके लिए 8 से 10 हज़ार तक का खर्चा पर वीक आता है। जी जी। और रेवेन्यू क्या है उसको जब आप सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या करते हैं आप? उस मासिक हमारे वार्षिक ग्राहक हैं, ज़्यादातर वार्षिक ग्राहक हैं सब। उन्होंने साल भर के पैसे हमको दिए हुए हैं, उन्हीं के पास अखबार जाता है। तो इससे जो एक्सपेंस है आपका जी, और जो रेवेन्यू जनरेट होता है अखबार मैगजीन बेचने के बाद, उससे अखबार नहीं निकल पाता है। कई बार जो है अखबार अपने को नियमित नहीं निकाल पाते हैं। तो देश भर में मेरे को इस तरह की फंडिंग कहाँ से होती है इस तरह के अखबारों की? ये एक सवाल है। मैं अपने अखबार के बारे में तो बताऊं कि मेरे अखबार को जो है देश भर के पत्रकार साथी मदद कर रहे हैं। और इसे छुप छुपा के बांटने का मामला ये क्या है? अगर इस तरह की मैगजीन्स या पब्लिकेशंस छप रहे हैं जी, तो वो ओपन में डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं होते हैं? उसमें भी छुप छुपा के बांटना देना, ये माहौल क्यों है? उसमें अब हम जो खबरें दे रहे हैं वो उसके कारण रिस्क तो बना रहता है। वहाँ सीधे हम फील्ड में जब इसको काम कर रहे हैं वहाँ, तो हमारे साथ जुड़े हुए जो और जो पत्रकार साथी हैं उन सब के लिए भी रिस्क रहता है। तो ये प्री इंडिपेंडेंस वाला माहौल नहीं है? जब अंग्रेजों की सरकार होती थी तो जो रेवोल्यूशनरी अखबार होते थे उससे ज़्यादा है, उनको उससे ज़्यादा है उस समय की परिस्थितियों से। मैं देखता हूँ कि अंग्रेजों के समय मैं तो था नहीं, मगर हमने जितना पढ़ा है जाना है, तो मुझे तो लगता है विशेषकर बस्तर के मुद्दे पे बात करूंगा मैं, तो अंग्रेजों के समय तो कोर्ट की व्यवस्था भी हम लोग देख रहे थे कि भगत सिंह वगैरह को कोर्ट में पेश किया गया। यहाँ तो बहुत सारे बस्तर में तो बिना कोर्ट में पेश किए जो है किसी को नक्सली ठहरा के ऐसे मारते रहे। गश्ती दल गाँव के आदमी को रास्ता बताने के लिए जा रहे हैं और उसको वापस में शूट करके ड्रेस पहना के ला रहे हैं, तो वहाँ कोई न्याय नहीं रह गया है। एक आखिरी सवाल आपसे, एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि आप अगर बस्तर में पत्रकारिता कर रहे हैं या कहीं और से बस्तर में पत्रकारिता करने के लिए जा रहे हैं जंगलों के अंदर, तो नक्सलियों से बहुत ज़्यादा खतरा है। एक पिक्चर दिमाग में आती है कि इस तरह से होते होंगे नक्सली और जान का खतरा हो सकता है आप पे हमला हो जाए। तो ग्राउंड पे क्या स्थिति है? ग्राउंड पे बिल्कुल मैं खुल के बोलना चाहूँगा, ग्राउंड पे आपको जगह जगह जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के कैंप है, दिक्कत आपको वहाँ पे है। वहाँ पे आपके साथ अभद्रता से बात की जाती है, वहाँ पे आपको हाथ खड़े करने के लिए बोले जाएंगे, वहाँ आपके सारे चीज़ों की जांच होगी, आपके कैमरे की जांच होगी, आपके जूते में भी बारूद की जांच की जा सकती है। तो जगह जगह आपको इस तरह प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। मगर नक्सलियों के कैंप में जब पहुँचेंगे, नक्सलियों के इलाके में जब जाएंगे आपको, तो पत्रकारों को, विशेषकर पत्रकारों को या आम जनता को भी मेरा जो अनुभव रहा है कि उनसे कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होता है। और पत्रकारों के साथ तो बिहेव उनका, मैंने अभी तक पूरे 25 सालों में उनके कैंप में 50 से ज़्यादा बार बात करने गया, तो मैंने देखा है कि वो बहुत गंभीरता से बात सुनते हैं, बहुत गंभीरता से प्रश्न सुनते हैं, और उनके खिलाफ पूछे गए सारे सवालों का जवाब भी वो अगर नहीं दे पाते हैं तो अपने ऊपर के किसी पदाधिकारी पे डाल देते हैं, मगर नाराज़ नहीं होते, गुस्सा भी नहीं होते। तो और उनसे कोई खतरा किसी पत्रकार को मैं नहीं समझता हूँ कि है। So that was Kamal Shukla, a Chhattisgarh journalist sharing his experience. Thank you for watching this video. If you enjoyed that, click up here to support us and down here to subscribe. Be sure to check out our older episodes and the other stuff we do, like Can You Take It, I Agree, panel discussions, comics and animations, and much, much more.